हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि 12th क्लास में टॉपिक चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम कुछ वेरियस अकाउंट्स बना रहे थे, जिसमें हमने फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना सीखा है। फिक्स एसेट्स अकाउंट हमने बना लिया था, इसके साथ ही साथ हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना भी सीखा। आज कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंट्स और है जो हम बनाना सीखेंगे बच्चों, जिसमें नंबर 3 पे रहेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अकाउंट रहेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए बच्चों, नॉन करंट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे बिजनेस की एसेट्स होती है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी एसेट्स होती है बिजनेस की, उनका सबका डेबिट नेचर होता है। ठीक उसी प्रकार से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी डेबिट नेचर होगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बैलेंस को डेबिट साइड में यहाँ लिखना होगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट खरीदे जाते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट बच्चों खरीदे जाते हैं तो ऐसे केस में हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट खरीदे जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में इंक्रीज होंगे। और आपको जैसा कि बताया जा चुका है कि एसेट्स अगर बढ़ती है बिजनेस में तो डेबिट कर दो, और एसेट्स अगर घटती है बिजनेस में तो क्रेडिट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट खरीदने से एसेट्स बढ़ेगी तो इधर लिखेंगे टू बैंक, या कैश भी लिख सकते हो आप। ब्रैकेट में लिखते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। और अगर इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है बच्चों, क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को अगर बेचा जाता है तो ऐसी कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट कम होंगे, एसेट कम होगी, और एसेट कम होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। मतलब इधर लिखो बाय बैंक। हमने इन्वेस्टमेंट क्या कर दिए बच्चों, सेल कर दिए। अच्छा, अब सुनिए जरा मेरी बात। बेचने से या तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हम उसे P&L में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो डेबिट में लिखना है ना बच्चों, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर लॉस होगा तो आपको इधर लिखना है बाय P&L अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना बच्चों। यानी जो हमने नॉन करंट एसेट्स अकाउंट बनाया था और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हम बना रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम बच्चों डेप्रीशिएशन भी लगाते थे, बट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमें डेप्रीशिएशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। टू बैलेंस बीडी उधर आया तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी। तो इस तरह से हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा बच्चों। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। उसके बाद अगर हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो टू बैंक लिख दो, और अगर इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है तो बच्चों बाई बैंक लिख दो। बेचने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे टू P&L, और अगर बेचने से लॉस हो रहा है तो बाय P&L। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट रहेगा आपका अकाउंट नेक्स्ट लेते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट।
अब इसको समझिए बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो प्रोविजंस होता है वो प्रोविजन हमारे बिजनेस की करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चों? करंट लायबिलिटी। और जितनी भी करंट लायबिलिटी होती है बिजनेस की, उन सब का क्रेडिट नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? क्रेडिट। इसलिए हम इसके क्रेडिट साइड में, मतलब इधर यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, देन आपको क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस भी दिया होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा। तो ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में डाल दो और क्लोजिंग बैलेंस को आप बच्चों डेबिट में डाल दो, टू बैलेंस सीडी। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टैक्स आप चुका रहे हो गवर्नमेंट को, जब आप टैक्स चुकाओगे तो उस केसेज में आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू बैंक लिखो और ब्रैकेट में लगा दो इनकम टैक्स पेड। आपने इनकम टैक्स चुकाया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टैक्स चुकाने पर। ठीक है। और आप अगर इस वर्ष नया जो प्रोविजन बनाओगे, नया प्रोविजन इधर बनेगा, यहाँ लिखना होगा बाय पी एंड एल, है ना, यहाँ लिख देंगे बाय पी एंड एल। ठीक है बच्चों। ये अमाउंट ज़्यादातर बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। अगर आपको प्रोविज़न बनाना है नया प्रोविज़न तो बाय पी एंड एल लिख दो, और अगर टैक्स पे करना है तो टू बैंक आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चंस में हमें मेड गिवन होता है, मतलब प्रोविज़न कितना बनाना है वो तो गिवन होता है, बट पेमेंट कितना हुआ टैक्स का वो गिवन नहीं होता है। तो इधर वाली टोटल अगर आपको ज़्यादा मिलती है और इधर वाली कम मिलती है, तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो टू बैंक हो जाएगा। और मान लो डेबिट वाली टोटल ज़्यादा है, मतलब ये वाली टोटल ज़्यादा आ रही है और इधर वाली ये कम आ रही है, तो इधर आ जाएगा बाय पी एंड एल। मतलब अगर मेड गिवन है तो पेड निकल जाएगा, और अगर पेड गिवन है तो मेड निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से बेटो। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम आपको याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहले जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको क्रेडिट में लिखना है बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद इसका रिवर्स बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी लिख दो। जो टैक्स आप पे करोगे, जब आप टैक्स पे करोगे तो हम लिखेंगे टू बैंक, टैक्स चुकाना है टू बैंक लिखेंगे आईटी पेड। और अगर आपको प्रोविज़न बनाना है तो लिख दो बाय पी एंड एल। अगर प्रोविज़न कितना बनाना है वो क्वेश्चंस में गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा कितना इनकम टैक्स पे किया इस वर्ष। और अगर मान लो पेड गिवन है तो क्या निकल जाएगा, मेड निकल जाएगा, कितना प्रोविज़न बनाया जाना है। तो यह रहा बच्चों आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। नेक्स्ट रहेगा आपका प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट, ये अकाउंट भी बच्चों सेम इसी तरह से बनता है जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनता है। जिस तरह से प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनता है, ठीक वैसे ही प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बनता है। ठीक है। अब देखिए, प्रपोज्ड डिविडेंड भी एक करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चों? करंट लायबिलिटी। इसलिए इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। तो हम बच्चों इसके क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस को हमें लिखना है टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर वो मतलब कंपनी ने कितना डिविडेंड इस साल डिक्लेयर किया अगर गिवन है, तो यहाँ इधर कितना डिविडेंड चुकाया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जरा ऐसे समझो इसको। अगर इस साल कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया वो गिवन है, वो ऐसे आएगा बाय पी एंड एल।
है ना। यहाँ जो डिविडेंड आप डिक्लेयर करोगे उसको लिखा जाता है डिविडेंड प्रपोज्ड। कितना डिविडेंड प्रपोज किया, इस साल कितना डिविडेंड आपने प्रपोज किया है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको लिखना है बाय P&L। फिर इधर की टोटल करेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर से वो आएगा टू बैंक। मतलब आपने इस साल कितना डिविडेंड क्या क्या बच्चों पेड किया। ये पेड वाला जो अमाउंट होता है वो जनरली बैलेंसिंग फिगर से निकल जाता है। किससे निकलता है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर से। तो ये इस तरह का फॉर्मेट रहता है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का फॉर्मेट है वैसा ही कुछ प्रपोज डिविडेंड का फॉर्मेट रहता है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझना, देखो सुनिए। मान लीजिए आपका प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग है 40,000। अब क्वेश्चंस में ना तो गिवन है कि आपने इस साल कितना डिविडेंड पे किया और ना ही गिवन है कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। ना तो ये वाला अमाउंट गिवन है बच्चों, ना ही ये वाला अमाउंट गिवन है। ठीक है, तो याद रखना हमें करना क्या है इस केसेज में। हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, देन हमें क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है प्रपोज डिविडेंड का, बट हमें ये नहीं पता है कि इस साल कितना डिविडेंड दिया गया और कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। तो बच्चों जो ये ओपनिंग बैलेंस होगा ना, ओपनिंग बैलेंस, इसको आप पे कर देना। मतलब 30,000 जो ओपनिंग बैलेंस है उसको तो आपको पे कर देना है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसके बराबर आपको नया डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये है बच्चों, देखिए ओपनिंग को पे कर दो, क्लोजिंग के लिए नया प्रोविज़न बना दो। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनियां जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसका पेमेंट वो साल ख़त्म हो जाने के बाद करती है, मतलब नेक्स्ट ईयर करती है। जैसे 2015-16 का डिविडेंड 16-17 में पे होता है, 16-17 का डिविडेंड 17-18 में पे होगा। ठीक उसी कंसेप्ट को लेते हुए हम कहते हैं कि जब क्वेश्चंस में कितना डिविडेंड चुकाया जा रहा है गिवन ना हो तो ओपनिंग बैलेंस के बराबर आप डिविडेंड पे करो और क्लोजिंग बैलेंस के बराबर नया डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे केस फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए कुछ जो हमें एडिशनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वो सारे अकाउंट मैंने बच्चों आपको 2 लेक्चर में बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम केस फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों,